Hello everyone, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are studying a new topic that is rate of chemical reactions. ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं. ऑलराइट, आज हम स्टडी करेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझने के पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सो सबसे पहला एग्जांपल है कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन. ठीक है, जब आप घर पे गैस लगाते हो, ठीक है, तब आपका जो लाइटर होता है, तो जब लाइटर उस गैस के कांटेक्ट में आता है तुरंत वो गैस जल जाता है. आपने देखा होगा, ठीक है, जब आप कभी किचन में गए होंगे खाने के अलावा तब देखना है. ठीक है, एंड अगर आता होगा तो ही ट्राई करना, नहीं तो पूरा घर भर जला दोगे. ठीक है, सो ये क्या था, सबसे पहला रिएक्शन था दैट गैस जो होता है वो जब वो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड लाइटर से लगाते तो गैस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जल जाता है. ठीक है, लाइक पूरा का पूरा सेकेंड में नहीं लगता, एक सेकेंड होने के पहले वो गैस जल जाता है. ठीक है, ये एक उसका ये एक रिएक्शन है. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखो, आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग. अगर आपने घर में कोई एक नया कबर्ड लाया, ठीक, तो साल भर में उसका जो ओपन वाला एरिया रहता है, मतलब जहाँ पे जो आयरन बाहर आता है, वो रस्टिंग स्टार्ट होता है. ठीक है, या फिर जो घर के बड़े बड़े पिलर्स होते हैं वो भी देखना, एक या फिर 2 साल में अगर हमने उसको पेंट नहीं किया ना तो वो रस्ट होता है उसको. ठीक है, रस्टिंग हो जाता है उस आयरन का. इसके लिए कितना 1-2 साल लगता है. ठीक है, इसके लिए कितना लग रहा था, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लग रहा था, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. ठीक है, देन आयरन इसके लिए कितना 1 to 2 years, राइट. एंड इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ सॉइल. अगर आपने ज्योग्राफी में स्टडी किया होगा सॉइल फॉर्मेशन, तो हमने देखा है सॉइल बनती कैसे है, तो सॉइल बनती है रॉक से. ठीक है, रॉक का इरोजन होता है. ठीक है, बहुत सारे लाइक गर्मी की वजह से, देन रेनफॉल की वजह से, सबसे क्या होता है, रॉक का इरोजन होता है एंड क्या कन्वर्ट होता है, रॉक से सॉइल बनता है. और ये जो प्रोसेस है ये होने में ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं. क्या लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं. ठीक है, तो ये 3 केमिकल रिएक्शन है. सबसे पहला है कुकिंग गैस का, दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन का एंड तीसरा कोरोजन ऑफ रॉक्स का. अगर हम तीनों को एग्जांपल्स को अगर कंपेयर करते हैं तो इसके लिए बहुत कम टाइम लग रहा है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. इसके लिए 1 से 2 साल एंड इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो ये जो होता है ये हमें रिएक्शन का एक रेट बताता है, जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या है. ठीक है, अगर रेट ज़्यादा है, ऐसा समझ लो, मीनिंग स्पीड. ठीक है, ये एक रिएक्शन है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा है, इसके लिए इसका रेट बहुत ज़्यादा है. ओके, ये जो दूसरा रिएक्शन है इसके लिए 1 से 2 साल लग रहे हैं. ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन मीडियम है. वेयर एज ये जो है इरोजन ऑफ रॉक्स, थर्ड वाला रिएक्शन, इसके लिए हज़ारों साल लग रहे हैं. ठीक है, इसके लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम. ओके, सो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन. हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है उसको हम कहेंगे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, वही थोड़ा बहुत सेम होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एज वेल. ओके, सो ये होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अभी हम देखेंगे कि ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो एग्जैक्टली हम किस क्या क्या फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करेंगे. ठीक है, सबसे पहला है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, राइट. तो रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, व्हेन एल्यूमिनियम, ठीक है, रिएक्ट्स विथ HCl, ओके, एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. ओके, ये एक रिएक्शन है. दूसरा रिएक्शन ये है, जब हम जिंक HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सेम हाइड्रोजन गैस ही बनता है. ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एल्यूमिनियम, जब मैंने HCl में डाला AlCl3 बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है.
जिंक जब मैं HCl में डालता हूँ तब ZnCl2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता ही है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम जिंक HCl में डालेंगे तब जो हाइड्रोजन गैस बनेगा, लाइक ऐसे एफरवेसेंस दिखेगा, थोड़े टाइम के बाद दिखेगा। वेरएज जब हम एल्यूमिनियम HCl में डालेंगे बहुत क्विकली हमें गैस बाहर निकलता हुआ दिखेगा। अभी सी ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होती है, ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होती है, ठीक है। इसका मतलब इसका रेट ज़्यादा है, ठीक है, एंड इसका रेट इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। इसका रीज़न समझा? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिसके वजह से इसका रेट बढ़ गया एंड इसका रेट कम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर क्या अफेक्ट करता है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसका नेचर क्या है, क्या वो रिएक्टिव है या फिर नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। अगर रिएक्टिव है तो रेट बढ़ेगा एंड अगर रिएक्टिव नहीं है तो रेट कम होगा, ठीक है। आई होप आपको सबसे पहले फैक्टर समझ में आया होगा, क्या है? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, जितना ज़्यादा रिएक्टिव उसका उतना रेट ज़्यादा होगा एंड जितना कम रिएक्टिव उसका रेट उतना ही कम होगा, ठीक है। ये था सबसे पहला फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ओके। दूसरा क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर है। तो देखो, जब भी हम लोग रिएक्टेंट्स का साइज, ठीक है, फॉर मैं आपको ना एक बहुत इजी सा फिजिकल रिएक्शन बताता हूँ। सो देखो, सपोज आपको पानी में शुगर डिज़ोल्व करना है, ठीक है। तो एक जो आपका शुगर का पार्टिकल है, सपोज एक है इतना बड़ा, ठीक है, एंड दूसरा शुगर का पार्टिकल इतना छोटा है। कौन सा शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगा? ऑब्वियसली ये वाला शुगर जल्दी डिज़ोल्व होगा, राइट, बिकॉज इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, ठीक है। पार्टिकल साइज कैसा है? यहाँ पे बड़ा है एंड यहाँ पे पार्टिकल साइज छोटा है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन जल्दी हो रहा है, इसका मतलब इसका रेट ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। तो जब भी साइज छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा होगा, ठीक है। एंड जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन छोटा होगा, यानी कि कम होगा, ओके। ये वाला जो शुगर का क्यूब है वो डिज़ोल्व करने में आपको सपोज 3-4 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। वेरस जो ये छोटा छोटा शुगर है वो आप डालोगे ना तो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको पहले ये एक बता देता हूँ कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट, समझा? अगर हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब रिएक्शन का रेट कम है, एंड अगर हमें टाइम कम लग रहा है इसका मतलब रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये वाला जल्दी डिज़ोल्व होगा, टाइम कम लगेगा इसका मतलब यहाँ पे रेट ज़्यादा होगा, एंड यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, सॉरी, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। सो ये होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। जितना बड़ा साइज उतना वो कम कम मतलब ज़्यादा टाइम लेगा रिएक्ट होने में, और जितना छोटा साइज वो जल्दी रिएक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा इसमें पार्टिकल साइज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट, ठीक है। पार्टिकल साइज बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ओके। एक और रीज़न है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। सी, जितने पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ठीक है, देखो ये छोटा पार्टिकल है ना, इसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोज रहता है, जिसके वजह से इसका रिएक्शन ज़्यादा होता है। एंड वेरएज जितना बड़ा पार्टिकल होता है उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो कम रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है।
सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर, दैट इज द साइज ऑफ पार्टिकल। आपको याद क्या रखना है, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, एंड अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। पार्टिकल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो ये था आपका सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, सो देखो तीसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। एसिड्स के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है वो जब हम उसका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का जब हम रिएक्शन करेंगे तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, वेरेज जब हम डाइल्यूट वाला रिएक्शन करेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। वेरेज जो भी डाइल्यूटेड एसिड होता है उसमें बहुत सारा पानी भी होता है, बहुत सारा वाटर होता है, जिसकी वजह से उसका रेट कम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड में कोई वाटर नहीं होता, वो प्योर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरेज जो डाइल्यूट होता है उसका रेट कम होता है। सो अगर आपका एसिड या फिर बेस या फिर कोई भी केमिकल अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा वो। वेरेज अगर वो केमिकल डाइल्यूटेड है, यानी कि हम उसमें पानी ऐड कर दिया है या फिर कोई और दूसरा सॉल्वेंट डाल के उसको डाइल्यूट किया, यानी कि उसका स्ट्रेंथ कम किया, तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, सो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, एंड अगर डाइल्यूट है रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, सो ये था आपका थर्ड फैक्टर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। आई होप आपको पहले के तीनों फैक्टर समझ में आए होंगे। ठीक है, चलते आगे। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। बिकॉज सी, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं इसका मतलब उसको हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम उसको? थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस थर्मल एनर्जी की वजह से वो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो हीट हो जाते हैं। ठीक है, एंड जब हीट हो जाते हैं तब उसमें कोलिजन बढ़ता है, यानी कि पार्टिकल मूवमेंट बढ़ता है, पार्टिकल मूवमेंट बढ़ता है, जिसके वजह से कोलिजन बढ़ता है। सी, जब हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया क्या हो गया? वो हीट हो गया, जिसकी वजह से पार्टिकल, देखो जब भी हम कोई भी केमिकल को हीट करते हैं ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, देखो ये सपोज एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? अपना रिएक्टेंट है, सॉल्यूशन है, तो ये सारे के सारे उसके पार्टिकल्स है। जब हम इसको हीट करते हैं ना तो ये पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, ऐसे मूव करने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को टकराते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को टकराते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है? कोलिजन होता है। सी, टकराना यानी कोलिजन। ठीक है, तो जैसे उनमें कोलिजन होता है इनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसके लिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज थर्मल एनर्जी क्या देगा? हीट देगा, हीट से पार्टिकल मूवमेंट बढ़ेगा, उससे कोलिजन बढ़ेगा एंड अपना प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ठीक है, सो ये होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको मैं एक ईजी वाला एग्जांपल देता हूँ। जब भी घर में डोसा का बैटर बनता है, ठीक है, डोसा का बैटर बनता है तो हम क्या करते हैं? रात को फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। ठीक है, अगर समर चल रहा है तो ना जल्दी फर्मेंटेशन होता है, सुबह तक वो जो बैटर है ऑलमोस्ट डबल इन साइज हो जाता है। वेरेज अगर विंटर चल रहा है तो वो थोड़ा टाइम लेता है फर्मेंट होने के लिए। ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है फर्मेंट होने के लिए, बिकॉज टेम्परेचर समर में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी होगा एंड जल्दी फर्मेंटेशन होगा। वेरेज अगर टेम्परेचर कम होता है विंटर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा एंड रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक है, सो ये होता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। लाइक ये एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट वन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्सटेंस है। ओके,
मैं आपको पहले बता दूं कैटेलिस्ट होता क्या है। ओके, कैटेलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इट इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटेलिस्ट करता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा भी कर सकता है, कभी कभी कम भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कैटेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है। ओके, सो कैटेलिस्ट करता है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को आइदर बढ़ाएगा या फिर कम करेगा विदाउट इन्वॉल्विंग इट इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटेलिस्ट कभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेट को बढ़ाएगा या फिर कम करेगा एंड खुद निकल जाएगा, वो कभी रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, हमें मिल्क का पनीर बनाना है, तो अगर हमने ऐसे ही मिल्क को ओपन में रखा, 2-3 दिन लग जाएंगे मिल्क को ख़राब होने में, बट वेयरएज हमने मिल्क में अगर थोड़ा सा भी लेमन का जूस डाल दिया, विद इन अ मिनट्स वो दूध फट के वहाँ से पनीर बनेगा, ठीक है। हमने क्या डाला इधर, लेमन, तो दिस लेमन एक्ट्स एज अ कैटेलिस्ट, समझा। सो ऐसे कैटेलिस्ट काम करता है। देखो जो मिल्क का पनीर बनने में लाइक अगर नॉर्मल पैरामीटर्स होता तो 2-3 दिन लगता दूध खराब होने में, या बट वही अगर मिल्क में हमने लेमन का जूस डाल दिया तो विद इन अ मिनट्स इसका पनीर बनेगा। तो इसके लिए लेमन एक्ट्स एज अ कैटेलिस्ट, जो कि रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, बट पनीर में कोई लेमन का फ्लेवर नहीं होगा, वो इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, ठीक है। सो द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस ऑफ अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे चेंज दिया है, ऐसा नहीं दिया कि इंक्रीजेस, ठीक है। सो कैटेलिस्ट हम ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैटेलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो बढ़ा भी सकता है या फिर कम भी कर सकता है, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंजेस टू इट, ठीक है। ना ये किसी रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा, ना ये किसी प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करेगा, ना ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सो इट इज़ कॉल्ड एज कैटेलिस्ट। ये कैटेलिस्ट का एक डेफिनेशन है। सो कैटेलिस्ट का आपको याद रखना है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, नॉट नेसेसरीली बढ़ाएगा, नॉट नेसेसरीली कम करेगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटेलिस्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो ये कुछ टोटल 5 फैक्टर्स थे जो हमने स्टडी किए। ये पाँचों के पाँचों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पाँचों के पाँचों याद रखने हैं। कभी कभी थ्योरी क्वेश्चंस में भी आ जाता है या फिर MCQ में भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर डिफिकल्टी होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।